हेलो क्लास, माय नेम इज़ डॉक्टर वैभव भटनागर। मैंने रिसेंटली अभी, अच्छा हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं है ना, या है ना? पंजाबी तो था। आई बिलोंग टू कोटा, जयपुर, राजस्थान। और मैंने रिसेंटली अपनी एमडी पास करी अभी फॉरेंसिक में। आज आपके धर्मेंद्र सर आएंगे नहीं, तो उनकी वजह से मैं लेक्चर ले रहा हूँ। आई एम एन एसआर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। वैसे तो आपका बहुत कुछ हो गया होगा, लेसरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेसरेशन का पता है क्या होता है बेसिक कुछ? हाँ या ना, बस इतना सा, कुछ पूछने वाला नहीं होगा, नहीं पता, ठीक है। कभी कोई इंजरी होती है बेसिक सी, जिसमें आपका सिर टकरा गया या कुछ भी, कहीं हाथ पैर टकरा जाता है, एंड देयर इज अ ब्रीच ऑफ स्किन, स्किन फट जाती है। सिर्फ रगड़ना नहीं, रगड़ने को हम एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जो रगड़ आ जाती है ना। कहीं स्किन कट गई, एपिडर्मिस की होल लेयर, डर्मिस इंक्लूड हो सकती है, प्लस माइनस है, बट एपिडर्मिस अगर पूरा ब्रीच हो गया तो उसको हम लेसरेशन बोलेंगे। कहीं भी कटता है जो खून आता है, ठीक है। डेफिनेशन बाय वर्ड्स, ये डेफिनेशन होता है फॉरेंसिक में। यार एक्चुअली कैच ये होता है कि आप अंडरस्टैंड तो कर लोगे सब्जेक्ट को, ठीक है, बट उसको लिखने का तरीका होता है, ये मेन कैच है फॉरेंसिक में, और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो टीयर्स और स्प्लिट ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल एंड इंटरनल ऑर्गन, कहीं पे भी इंटरनली भी लगे उसको भी आप लेसरेटेड बोलोगे। सपोज करो लिवर में इंजरी होती है, लिवर फट जाता है, यू वुड कॉल इट लेसरेटेड लिवर, ठीक है। ऐसे ही इंटरनल मसल में टीयर होगा, मसल में होगा, तो उसमें मसल को भी आप लेसरेशन बोलोगे। लेसरेशन इज अ सेपरेशन ऑफ द सुपर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, दैट प्रोड्यूस बाय ब्लंट फोर्स। ये याद रखना, ब्लंट फोर्स पता है? कोई भी ऐसी चीज जो शार्प नहीं है, ठीक है। शार्प में आते हैं नाइफ, रेजर, व्हाटएवर, स्वॉर्ड, तलवार वगैरह सब, जो भी धारदार हथियार नहीं है, उसके अलावा सब ब्लंट फोर्स है, इंक्लूडिंग बैट, बॉल, व्हाटएवर, ये जो भी आप पंच, फिस्ट एटसेट्रा, एनीथिंग विच इज नॉट अ शार्प थिंग, दैट इज अ ब्लंट थिंग। तो ये जो लेसरेशन है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये ब्लंट से ही बनेगा, याद रखना। क्योंकि अगर आपने शार्प वेपन यूज किया कहीं पे, मतलब आपने सोचा कि यार शार्प कैसे लगता है, देन इट वुड टर्न इनटू इंसाइज्ड वुंड, वो टोटली डिफरेंट थिंग है, ठीक है। ओनली फ्रॉम द ब्लंट फोर्स इट विल कम। सो टीयर्स एंड स्प्लिट ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल, इंटरनल ऑर्गन प्रोड्यूस बाय ब्लंट फोर्सेस विच स्ट्रेसेस टिश्यू बियॉन्ड देयर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब है जब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, स्किन की लिमिट खत्म हो जाती है, देन इट टीयर्स डाउन, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। इसको रप्चर भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टिश्यू डिस्प्लेसमेंट इज व्हेन टिश्यू सॉफ्ट इज क्रश्ड अगेंस्ट बोन। यूजुअली जैसे फोरहेड पे आपने कोई कभी लड़ाई झगड़ा होता है, मार देते हैं, फोरहेड पे लग जाती है तो स्प्लिट हो जाता है। घुटने पे, जहां पे भी अंडरलाइंग बोन होगी वहां पे लेसरेशन आना बहुत ईजी है, सिंपल। ये एग्जाम्पल है, जैसे ब्लंट फोर्स, वायलेंट, आप कहीं जमीन पे गिर जाओ कभी, या कभी किसी मशीन से या रेलवे एक्सीडेंट में कभी आ जाए, तो क्रश इंजरीज होना अलग बात है, बट मोस्ट कॉमनली लेसरेशन आते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे अभी, जैसे, और दूसरा एक ये दांत से, नाखून से कांटा, हॉर्न एंड क्लोज, ये एक्चुअली वाइवा में पूछने वाले क्वेश्चन है आपसे, वाइवा में पूछे जाते हैं। कंफ्यूज भाई आप पढ़ते तो हो, उसके बाद जो ये टिपिकल चीज है ना, ये अटिपिकल चीजें हैं जो पूछी जाती है कि नाखून से कैसे इंजरी आ सकती है, दैट, और दांत से, दांत का बाइट मार्क जो होता है ना, उससे लेसरेशन बिल्कुल हो सकता है। आप काट के, जोर से काट लिया, वो टिश्यू अलग हो गया, ठीक है। हाँ, नहीं सुन, अब हाँ बताता हूँ। शार्प वेपन की डेफिनेशन क्या है? अगर तुमने डेफिनेशन समझ ली तो फिर तुम कहीं कंफ्यूज ही नहीं होगे। शार्प किसको बोलते हैं? किसी को भी आइडिया है? हाँ, जोर से बोल, कोई टेंशन नहीं, जोर से बोल। अरे टाइम कम है, अपन बहुत सारा पढ़ना, फटाफट बोल, जो भी समझ में आ रहा है बोल। नहीं, शार्प की एक डेफिनेशन होती है, आप हर नाइफ को, हर स्वॉर्ड को शार्प नहीं बोल सकते। शार्प थिंग विल बी ओनली थिंग विच हैज अ सिमिलर थिकनेस ऑफ अ रेजर ब्लेड। समझ रहे हो? एक चाकू है
जो जिसकी धार खत्म हो रखी है ना, वो शार्प में नहीं आएगा। वो पॉइंटेड हो सकता है, पॉइंट होता है ना, बट दैट इज नॉट अ शार्प। शार्प की डेफिनेशन यही है, रेजर ब्लेड की थिकनेस के बराबर की थिकनेस वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा दैट इज शार्प। दांत है क्या इसमें? नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो दांत से जो काटोगे ना आप, यू हैव अ पॉइंटी वेपन, है ना, दांत इज अ पॉइंटी वेपन, और उससे जो आपको इंजरी बनाओगे ना दैट इज अ लेसरेशन, और क्या बोलते हैं इसको, क्रश इंजरी। यू कैन नॉट मेक अ इंसाइज वुंड विद दैट। वही तो बात है। हाँ, तो ये शार्पनेस की डेफिनेशन है। जब आप तलवार को, किसी भी चाकू को, कुछ भी रखते हो ना, तो उसका जो एज है वो इतना पतला होना चाहिए दैट इट कैन कट थ्रू द ऑब्जेक्ट इजीली। ठीक है, दांत में कभी भी, एक बार बताऊं, तुम लोग जब दांत को वेपन लिखोगे ना, कभी भी लिखोगे, इट ऑलवेज कम अंडर टीथ बाइट, और कोई वेपन नहीं है। मतलब जब आप एमएलसी बनाओगे, कभी आप में से बहुत से लोग उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, एमओ बन के कभी ना कभी जाओगे, से आधे से लोग तो वहाँ पे फिर आपको एमएलसी भी बनानी पड़ेगी। एमएलसी पता है ना, मेडिकल लीगल केसेस की रिपोर्ट बनती है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, एक्सीडेंट, आरटी वगैरह सब। तो उसमें आपको जब एमएलसी में ये बनाना पड़ेगा मेडिकल लीगल केस में, तो टीथ बाइट को अलग से टीथ बाइट ही लिखा जाता है। यू कैन नॉट राइट इट अ ब्लंट, यू कैन नॉट राइट इट अ शार्प वेपन। ह्यूमन टीथ बाइट अलग से मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसे कोई आग से जल जाता है ना, और ना वो ब्लंट है ना वो शार्प है, दैट इज रिटन एज अ बर्न फ्रॉम ड्राई फ्लेम और लिक्विड। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे है कि दांत भी एब्रेशन बना सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा जोर से काट लिया तो थोड़ा सा टिश्यू आपके बाहर आ गया, दैट इज सॉरी लेसरेशन, तो वो लेसरेशन बना देंगे। क्लोज बहुत ज्यादा जोर से खींच लिया तो टिश्यू, एपिडर्मिस पूरी ब्रीच हो गई, दैट इज द थिंग। एक ये जैसे फ्रैक्चर हो जाता है ना, कई बार फ्रैक्चर एक्सटर्नल बाहर आ जाता है, बोन तोड़ के टिश्यू से बाहर आ जाती है, दैट थिंग ऑल्सो इज अ लेसरेशन। कैरेक्टरिस्टिक, यार ये थ्योरी है, तो थ्योरी के हिसाब से अगर तुम थोड़ा सा बेसिक समझ लोगे ना, तो तुम्हें फिर कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कभी। ठीक है, लेसरेशन में मार्जिन इरेगुलर रहेंगे, कभी बहुत स्मूथ सा चीज नहीं दिखने वाली तुम्हें, कभी कट फट जाता है ना तो इरेगुलर सा रहता है ना उसके मार्जिन। देखो मार्जिन और एजेस का फर्क कैसे समझाएं तुमको, रुको अगली स्लाइड में होगा। इधर देखो, ये जो ये 2 नंबर वाली जो लाइन दिख रही है ना तुम्हें, सरफेस ऊपर, एक जैसे ये टिश्यू है, यहां से कटा है, ठीक है, ये वाला यहाँ कट है, यहाँ पे जो अपर मार्जिन, ये जो एजेस है, इनको हम मार्जिन बोलेंगे, और ये जो साइड है, जो डेप्थ वाली साइड है, ये एजेस है, ये मार्जिन है ऊपर वाले, और ये वाले एजेस है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, वाइवा में पूछ लेते हैं और कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लेंगे। तुम अगर मान लो वाइवा में कुछ बता भी दोगे तो सिंपल बता देंगे, यार एजेस और मार्जिन तो बता दे क्या होता है। तो इसमें मार्जिन रेगुलर रहेंगे, रगड़ बोलते हैं मतलब जो उबड़ खाबड़, अनइवन। ठीक है, एजेस टोन्ड रहेंगे। अब होता क्या है, कई बार जैसे आप सोचो आप बटर काट रहे हो, तो बटर जब कटता है तो बहुत स्मूथली उसके एजेस निकलते हैं। ठीक है, आपने उसी चीज को कोई हार्ड चीज से या फिर मतलब जो शार्प नहीं उससे काटा, तो फिर उसके मार्जिन इरेगुलर रहेंगे, एजेस, है ना। तो एक वो एक एग्जांपल याद रखने लेना कि यार एजेस इरेगुलर रहते हैं हमेशा टिश्यू में। उसकी वजह ये रहती है कि जो लेसरेशन होता है ना, जब भी आपने बेड से मारा किसी को, ठीक है, होगा ये कि स्किन तो स्प्लिट हो जाएगी ड्यू टू दैट फोर्स। ठीक है, उसके अंदर के अंडरलाइंग टिश्यू सब, म्यूकोसा सब, ये भी स्प्लिट हो जाएंगे। कुछ टिश्यू दोनों साइड में कनेक्टिविटी बची रह जाती है, दे आर नॉट स्मूथली कट। तो जो कनेक्टिव रहते हैं ना, उसकी वजह से वो मार्जिन एजेस जो रहेंगे वो अनइवन होते हैं, और उन दोनों टिश्यू जो कनेक्टिंग फाइबर होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग टिश्यूज। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दे आर ब्रिजिंग बोथ द एजेस। ठीक है, तो ये
यूजुअली शेप साइज इसका है कोरिस्पॉन्ड नहीं करता ऑब्जेक्ट से। बॉल से मारा ज़्यादा फट गया, बैट से मारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम हो गया, है ना। तो या आपका सिर टकरा गया, कभी ज़मीन पे गिर गया, हाथ टकरा गया, तो वो उसकी जिस सरफेस से आप टकरा रहे हो ज़रूरी नहीं है वैसा ही इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे निशान बने। ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा इर्रेगुलर वाई शेप, ये अलग अलग टाइप हैं। जैसे वाई शेप में फट गया तो उसको इर्रेगुलर वाई शेप बोल दिया। कर्व कभी जैसे नी पे लगी या ऐसा एरिया जहाँ पे बॉडी में कर्व है, फोरहेड वगैरह, तो वहाँ कर्व बन सकता है। स्टेलेट बनता है जहाँ अंडरलाइंग बोन है। स्टेलेट मतलब स्टार शेप, मल्टीपल, कोई टिश्यू इसे फट गया, ठीक है। क्रिसेंट वही मून शेप, ये यूजुअली हैमर से आता है। हैमर से इसलिए आता है जब आप हैमर मार रहे हो तो ये हैमर हैगा बेस है, तो उसका एक पार्ट स्किन पे पहले टच होगा, दूसरा पार्ट बाद में आएगा। इधर वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा जो पहले कांटेक्ट में आ जाए, इस वजह से इस साइड की स्किन ज़्यादा फट जाती है, तो क्रिसेंट शेप बन जाता है। ये बेसिक्स हैं। इसमें गैपिंग आएगी, ये टिश्यू गैप कर गया, ठीक है। ब्रूज बन जाता है, ब्रूज नील होती है ना। तो ब्रूज बनने की रीजन ये रहता है कि जब अंडरलाइंग टिश्यूज दबते हैं तो साइड में ब्लड वेसल्स, ऑब्जेक्ट के आसपास की ब्लड वेसल्स भी क्रश हो जाती है और उनसे एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड होता है। तो जहां पे इंपैक्ट हुआ है वहां पे कोई निशान नहीं आएगा, उसके आसपास सराउंडिंग में ब्रूस बनता है हमेशा, ठीक है। देन ये रहा ब्रीदिंग टिश्यूज। ब्रीदिंग टिश्यूज यार जैसे ये 3 नंबर देखो, 3 नंबर जो पॉइंट कर रहा है कि वो सेपरेशन तो हो गया, बट उनके दोनों साइड में कुछ फाइबर्स, कुछ ब्लड वेसल्स के पार्ट, कुछ नर्व्स के पार्ट स्टिल कनेक्टेड है। दीज आर कॉल्ड ब्रीदिंग टिश्यूज। और ये ब्रीदिंग टिश्यूज इंसाइज वुंड में, शार्प वेपन में कभी नहीं मिलेंगे। बीइंग अ डॉक्टर, व्हेन यू आर पोस्टेड इन कैजुअलिटी एमओ और पीएचसी, सीएचसी और एक्सेट्रा एनीवेयर, चाहे आप कोई सा भी डिपार्टमेंट में, आपकी कैजुअलिटी में ड्यूटी लगती है एमओ की तरह, याद रखना। कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा लो आप, उस टाइम पे जब केस आएगा इंजरी का, कोई भी मारपीट, एक्सीडेंट और व्हाटएवर, तो आपको ये लिखना होगा। लिखते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट आप ही दे रहे हो, फर्स्ट ट्रीटिंग डॉक्टर आप हो ना, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बेसिक। भले फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह मत लिखो, बट इसमें लिखना पड़ता है। तो ये ब्रीदिंग टिश्यूज ही बताएगा आपको कि ये लेसरेशन है या एब्रेशन है। सामने वाला तो बोल देगा साहब तलवार से मारा मेरे को, डॉक्टर तो आप हो, आपको वो चीज देख के लिखनी है, दिखता है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग टिश्यूज दिखेंगे लेसरेशन है तो, और शार्प वेपन से जब मारोगे तो ये नहीं दिखेगा। हेयर बल्ब जो रहेंगे ना, ये क्रश हो जाते हैं, कभी कट नहीं होते, क्योंकि ये ब्लंट वेपन से आई है इंजरी। बैट से, बॉल से, किसी स्टिक से, लोहे की रोड से, जिससे भी मार लो, कट तो बाल तभी कट होगा जब वो एक एक्सट्रीमली शार्प वेपन से काटा गया हो, है ना। आप फोर्स तो लगा रहे हो पर वो कट तभी होगा, वो इंसाइज वुंड की प्रॉपर्टी है। लेसरेशन के अंदर हमेशा हेयर बल्ब क्रश्ड मिलेंगे, मतलब बाल बिल्कुल ऐसे क्रश्ड जैसे मिलेंगे, उसको आप माइक्रोस्कोप इससे लेंस से देखोगे तो, ठीक है। हेमरेज कम मिलता है इसमें। अब देखो यार, ये अब इसको देख के समझ में आया फोटो को, ये एक तरह से ये शिन वाला एरिया है, ठीक है। अब जो सपोज करो हॉकी से या किसी और चीज से मारा गया रोड से स्किन पे, तो उसका डाउनवर्ड फोर्स की वजह से दोनों स्किन स्प्लिट हो जाएगा लाइक दिस। ये पत्थर से भी लग सकती है, ये किसी ऑब्जेक्ट से मारो, डंडे से मारो, किसी भी चीज से मारो, ये इंजरी बहुत कॉमन है, कई बार लग जाती है अपने को। दीज आर कॉल्ड लेसरेशन बिकॉज प्रॉपर्टी देख लो इसमें स्किन का ब्रीच हो रहा है पूरा, सबक्यूटेनियस, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबका। सेकेंडरी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड में एक तो इरेगुलर मार्जिन रह गए, इरेगुलर एजेस रह गए, देन इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा। और इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी इस फोटो में देख लो, इसमें एक साइड में स्किन के फोल्ड बन रहे हैं थोड़े थोड़े, जो ऊपर वाला साइड है ना। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा ना, रगड़ लगी होगी या मारा होगा, उसी डायरेक्शन में ये सारी स्किन स्प्लिट हो जाएगी, ठीक। तो ये सिंपल सी चीज है। इरेगुलर प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट सरफेस से मारते हैं, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट और मसल इसमें होता है टियर में, ये टियर हुआ है। एवरेज लेसरेशन के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है टियर।
अब इसमें एग्जांपल देख लो, क्रिकेट बॉल, हॉकी बैट, इन सब से। पॉइंट ये है कि इरेगुलर और प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपने किसी को इस तरह से मारा, मतलब एक साइड पे प्रोजेक्ट करके, तो वो इंजरी टीयर टाइप की तभी होती है। आप गिर भी सकते हो, अगर आप गिर के थोड़ा सा रगड़ गए देन टीयर विल कम। ठीक। दूसरा है स्प्लिट। ये स्प्लिट है। अब इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट परपेंडिकुलर टाइप का मतलब फोर्स लगा है, तो ये स्प्लिट है इसके लिप्स के ऊपर। इसमें एक साइड पे स्किन का कोई स्किन एकदम सेपरेट होकर जमा नहीं हुई है ना। दीज आर टू स्प्लिट। स्किन डायरेक्टली ओवरलाइंग ऑन अ बोन ऑन विद मिनिमल फैट और मसल। जहां पे जैसे सपोज करो शिन का एरिया है या नी है, एल्बो है, जहां पे आपकी अंडरलाइंग डायरेक्टली एक बोन है, हार्ड सरफेस, तो फिर वो ऑब्जेक्ट को जब इंजरी लगती है तो उसको फोर्स को इधर उधर बिखरने नहीं देता, वो सीधा उस पर इम्पेक्ट, क्योंकि नीचे से भी दबा दिया आपकी बोन ने उसको, फोर्स को। आप ऊपर से तो मार ही रहे हो, नीचे एक बोन है, तो वो बीच वाला टिश्यू डायरेक्टली कट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा भैया? एक टीयर होता है, एक स्प्लिट होता है, सिंपल सी बात है। ये सर वाला देख लो, सर पर फोटो ना, ये एक्चुअली क्या है, ये चीजें आएंगी आपको जब आप मल्टीपल टाइम देखोगे। एक दो बार से नहीं समझ में आती, और मुझे पता है, मुझे खुद को नहीं आई थी जब मैंने शुरू करी थी एमडी की, चल क्या रहा है सारा। अब देखो ये चीज, हाँ ये चीज तुम्हारे थ्योरी के लिए भी है, लिटरली थ्योरी में एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, और वाइवा के लिए भी है। डिफरेंस बिटवीन इंसाइज एंड इंसाइज लुकिंग लेसरेशन। कई ऐसे इंजरी होती है जो ऐसा लगेगा कि यार ये तो चाकू धारदार उससे मारा होगा, इस शार्प वेपन से। तो सेम अभी अपन ने जो पॉइंट वाली बात करी थी, मार्जिन, उसमें अलग दिखेंगे, लेसरेशन में इसमें लगाएंगे। ब्रूज इंसाइज में नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि वो इतने प्यार से काटता है ना, टिश्यू आसपास की वेसल्स कटती, उसमें ब्लीडिंग होने का कुछ चांस नहीं है, पूरा एक स्लाइस में कटता है। तो ब्रूज मिलेंगे लेसरेशन में, जहां फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ब्लड वेसल अदर टिश्यू एट ब्रेस्ट क्रस्ट उसी में मिलेंगे जो लेसरेशन है। इसमें तो कट जाएंगे, ठीक है ना, इन साइज में कट जाएंगे। हाँ, किसे? हाँ देखो, वो उससे जो कटेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी मूवमेंट पे है या नहीं है। और वो जो मांझे की पर्टिकुलर तुम बात कर रहे हो, तो उसमें फोर्स कितना रहा है उसका। देखो कई बार मान लो मांझा लटक गया, उसके बाद वो इधर उधर खींच रहा है, ठीक है, तो फिर वो साथ साथ आपके अदर टिश्यूज को भी काटेगा, और वो उतनी शार्प तरीके से काट नहीं पाएगा, तो वो आपको लेसरेशन वुंड देगा, ठीक है। पर अगर वो बहुत तेज है, जो कई बार मूवी में दिखाते थे, बहुत शार्प चीज है जिससे पूरा अलग ही हो गया, वो चाइनीज मूवी या इन सब मूवीज में दिखाते हैं, वो पूरा कट डाउन है, तो वो तो स्प्लिट में आ जाएगा, उसमें इंसाइड वुंड में आएगा, उसने पूरा कट ही कर दिया। चॉपिंग ऑफ हेड जो होता है ना, वो पूरी अलग एंटिटी है, वो अलग पढ़ाए जाएंगे। इंसाइज के बाद चॉपिंग अलग से होती है, किसी का बॉडी पार्ट पूरा अलग कर देना, दैट इज चॉपिंग, ठीक है। इसमें हेयर बल्ब का भी आ गया डिफरेंस, कि आपको हेयर बल्ब इसमें क्रश मिलेंगे और इंसाइज वुंड में कट डाउन मिलेंगे। वेपन का आई गया, और ब्रीजिंग टिश्यू प्रेजेंट और एब्सेंस। तीसरा है स्ट्रेच। ये स्ट्रेच, इसमें देखो अभी ये जो पर्टिकुलर और नी वाला पार्ट है, इसमें फोर्स टेंजेंशियल लगा है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वो जो रगड़ा है, तो उसकी पूरी स्किन इस आपके राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड के साइड पे पूरा स्प्लिट हो गया, और वो स्ट्रेच कर गई है स्किन। फ्लैप बनता है, फ्लैप वहीं का वहीं लटका रह जाता है स्किन का, दैट इज अ स्ट्रेच काइंड ऑफ लेसरेशन, ठीक है। एवल्जन, ये काफी वायलेंट टाइप का होता है। यूजुअली आरटीए जो होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कार बाइक एक्सेट्रा, दूसरा ट्रेन से या किसी हैवी मोटर से या फिर मशीनरी से, ठीक है। इसमें होता ही है कि यूजुअली हम कह रहे हैं कि लेसरेशन है जिसमें स्किन और डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों पार्ट अलग हो गए। इसके अंदर जो अंडरलाइन टिश्यूज जो हैं, इवन टेंडन्स एंड ऑल, ये सब भी एकदम उखड़ जाते हैं एक साइड से, दूसरी साइड पे पूरा कनेक्टेड रहता है। तो इसका नाम जो है ना, एवल्जन,
एवल्स मतलब यूजुअली फॉर, देखो याद रखने के लिए बता देता हूँ, एवल्शन आप कभी ग्लव्स तो पहनते ही, आपने पहन रखे होंगे अब तक, तो आप जब ग्लव्स पहन के उतारते हो, दैट थिंग इज कॉल्ड काइंड ऑफ एवल्शन। आपने पूरा एक पोर्शन हटा दिया है उसके बेस से, ठीक है, इसलिए इसको डिग्लोविंग इंजरी भी बोलते हैं, ग्लव्स उतारना, डिग्लोविंग। स्टॉकिंग, यूजुअली गर्ल्स वगैरह या स्टॉक्स पहनते हो, स्टॉकिंग्स पहनते हो ना, तो जब आप वापस उसको उतार हो तो सेम काइंड ऑफ थिंग, डिग्लोविंग या डी स्टॉकिंग इंजरीज बोलते हैं इनको, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट पूरा पार्ट बेस से फ्लिप होके, मतलब फ्लॉप पूरा होके, राउंड होके अलग हो जाता है। ये देख लो, ये इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा, इसका पूरा टेंडन तक दिख रहे हैं फर्स्ट फोटो में, बेस से पूरा सबक्यूटेनियस टिश्यू, इवन मसल्स जो भी एक्सेट्रा प्रेजेंट है वो सब फ्लैप बन के पूरा उखड़ के आ गया, ठीक है। ये सेकंड फोटो में दिख रहा है, फ्लैप बना के इसको स्टिच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एवल्जन इंजरी, डिग्लोविंग इंजरी, डिस्टॉकिंग इंजरी। और एवल्जन इंजरी स्कैल्प में भी होती है। आरटीए जब होता है ना, स्कैल्प का मेरे पास फोटो नहीं है, स्कैल्प में पूरा पूरा स्कैल्प फ्लैप हो जाता है आपका, स्कल या फिर जो पेरियोस्टियम होती है, एक लेयर होती है, पेरियोस्टियम तक दिखने लग जाएगी, ठीक है। दीज आर एवल्जन काइंड ऑफ लेसरेशन। लेसरेशन के 4 टाइप हो गए, टियर, स्प्लिट, एवल्जन और क्या था लास्ट वाला, स्ट्रेच, ठीक है। इसमें एक ये लास्ट वाली लाइन देखो, इसमें लिख रहा है क्रश सिंड्रोम। ये पूछते हैं वाइवा में, क्रश सिंड्रोम एक्चुअली कुछ है नहीं, बस बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर लाइक मशीनरीज में हाथ चले जाना या पैर फंस जाना जो भी है, या ट्रेन का एक्सीडेंट, गाड़ी के नीचे आ जाना, पूरा पूरा क्रश हो जाता है। जो वेट, देखो रन ओवर होना अलग चीज़ है कि आपके ऊपर से गाड़ी निकल गई, ठीक, वो आपको ब्रूज और इम्पैक्ट अदर चीज़ें देगा, एब्रेशन वगैरह, बट अगर गाड़ी ऊपर ही रह गई तो फिर वो क्रश इंजरी देगा, क्रश सिंड्रोम बना देगा। वेट फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये होता है, एवल्जन के साथ क्रश सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। सिंड्रोम में फिर क्या होता है, मैं अपना यूँ समझ लो कि पैथोलॉजिकली साइन एंड सिम्टम डेवलप होने लग जाते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम बोल रहे हैं। है ये क्रश इंजरी, बट इसमें सिंड्रोम सिम्टम डेवलप होने लग जाएंगे, आपको फेट एम्बोलिज्म एक्सेट्रा ये सब डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक। इसमें देखो, वुंड हैज नो ओवरलाइंग सेपरेशन ऑफ लार्ज एरिया फ्रॉम द स्किन, अंडरलाइंग अटैचमेंट एंड लॉस, ये एवल्जन है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है यार, ये अपन ने 4 चीज पढ़ ली कि एक लेसरेशन है। अब फोरेंसिक में क्यों पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात, फोरेंसिक में काम क्या है इस चीज का। जब कोई इंजरी होती है ना, तो आप सपोज करो आपको लगी है, उसमें कुछ टाइम लगता है उसको हील होने में, ठीक है। कोई भी चोट है उसको हील होने में टाइम लगता है। बॉडी एक मार्जिन रहता है हर चीज का, 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट एक मार्जिन है फिक्स सा। बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, उसमें इंजरी में चेंजेस होने लगते हैं। उन चेंजेस को आप कभी झूठ नहीं बता सकते। तुम्हारे लगी तो मेरे पास आए कि साहब मेरे को इसने अभी मारा या कल रात को मारा, बट योर इंजरी, द स्टेट ऑफ योर इंजरी सजेस्ट दैट दिस इंजरी शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 days ओल्ड, क्योंकि फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस होते हैं बॉडी में हीलिंग के, वो कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, वो अपने आप चलेंगे, आप उनको डिले या फास्ट नहीं कर सकते हीलिंग को, ठीक है। दैट सजेस्ट एन एज ऑफ एन इंजरी। आप डॉक्टर हो, कोई आके पेशेंट आपको झूठ भी बोलेगा ना, तो आप उसको समझ लोगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, इसकी इंजरी कब की है, पुरानी है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो एज ऑफ इंजरी, ये फोरेंसिक का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये सब देखने का कि एज ऑफ इंजरी क्या होती है। एज ऑफ लेसरेशन में ये होता है यूजुअली कि यार ये ग्रेनुलेशन टिश्यू और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं, ये अगर आपने सेकेंडरी हीलिंग कर दी, सेकेंडरी इंटेंशन मतलब सर्जिकल हीलिंग कर दी उसकी, तो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ओपन वुंड रह गया तो वो थोड़ी स्लो होगी, बट स्टेट विल बी फाइब्रोब्लास्ट एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू, इसमें बहुत स्लो हीलिंग होती है लेसरेशन के अंदर। हीलिंग की स्टेजेस यूजुअली एब्रेजन, ब्रूज, इनमें ज़्यादा अच्छे से दिखती है, ठीक है, और वो पूछी भी वहीं जाती है यूजुअली। लेसरेशन में और इंसाइज वुंड में हीलिंग स्टेज आप लोगों से नहीं पूछी जाती, ये पीजी या उसके बाद की बातें हैं कि यूजुअली कुछ डिस्कस हो रहे हैं। तो इसमें है लेसरेशन के टाइप। देखो यार, एंटीमोर्टम पता है क्या हुआ,
एंटीमोर्टम, एएम का मतलब क्या है? ये तो एंटीमोर्टम बोल दिया मैंने। एएम का मतलब क्या होता है? एंटीमोर्टम मतलब क्या? अरे डॉक्टर साहब, क्या नाम है डॉक्टर साहब? नाम बताओ। अंजलि। तो डॉक्टर साहब एक बार बताओ अंजलि जी, अराउंड द डेथ का मतलब क्या हुआ? एंटीमोर्टम। और आप अभी जो जिंदा बैठे सांस ले रहे हो वो क्या है? अराउंड द डेथ। एंटीमोर्टम, एंटे मतलब होता है पहले, ठीक है। मोर्टम तो है ही सही, मोर्ट मतलब डेथ हो गई, पोस्ट मतलब डेथ के बाद। आप जो अराउंड जो बोल रहे हो ना वो होता है पेरी, पेरीमोर्टम, ठीक है। ये अपने मेडिकल के वर्ड है, लैटिन वर्ड्स हैं, एंटे, पेरी, ये सब, ठीक है। एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम लेसरेशन का डिफरेंस, कुल मिला के पॉइंट अपना ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मत पढ़ो लिख लो, लेकिन ये चीजें याद रख लेना कि तुम्हारे ये क्वेश्चन आएंगे, याद रख लेना, चाहे मेमोरी में रखो चाहे लिख लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम लेसरेशन मतलब ये हुआ। अब इसका सिग्निफिकेंस ये सिंपल सी बात है, आज आप जिंदा बैठे, हम बैठे हैं, हमें इंजरी होती है तो हमारी बॉडी में हीलिंग होने लगती है, हीलिंग की स्टेजेस होती है, ठीक है। बट वो सारी स्टेजेस डेथ के बाद अगर आपने उसको इंजरी दी तो वो नहीं होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि फिजियोलॉजी स्टॉप हो गई ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ, सारे जो बेसिक बायोकेमिकल रिएक्शंस और बाकी पैथोलॉजिकल और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सब सीज कर गया। उसके बाद वो सारी रिएक्शन नहीं होंगी विच इज सपोज टू हैपन व्हेन यू आर अलाइव। सो दिस डिफरेंस कम्स, जैसे किसी को सफोकेट करके मार दिया, ठीक है, पॉलीथीन बांध के, मूवीज में दिखाते हैं कई बार और एक्चुअल में भी होता है, सफोकेशन से मार दिया, उससे ना उसकी नेक पे निशान आएगा ना कुछ आएगा, ठीक। पर उसको सफोकेशन ना बताने के लिए वो अक्यूज क्या करेगा, उसके सिर पे मार देगा जोर से, ठीक है, बाद में सिर पे मार देगा या कुछ इधर उधर गले पे लगा देगा इंजरी। देन होगा ये कि मरने के बाद जो उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो सब खत्म हो जाएंगे रिएक्शन, तो ये जो चेंजेस हैं वो आएंगे नहीं लेसरेशन में। तो पॉइंट ये एम और पीएम का डिफरेंस हमेशा होता है। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड नहीं, कहाँ गया यार, बड़ी जल्दी थैंक यू हो गया, छोटा सा ही है। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा, मतलब मारने के बाद, किसी की डेथ के बाद आप उसमें कट भी लगा दो तो भी उसकी बॉडी में एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, एक्स्ट्रावेसेशन मतलब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर नहीं होगा, फिलअप सर्कुलेशन सिस्टम रुक गया ना, तुरंत विद इन यू मान के चलो 5 to 7 मिनट क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, ठीक है। तो जब फोर्स से नहीं निकल रहा है, मतलब सर्कुलेशन स्टॉप है, तो ब्लड वहीं के वहीं जम जाता है। एक वर्ड तुमने सुना होगा, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, सुना है ना, नीला सा पड़ जाता है जहाँ पे बॉडी का निशान थोड़ा पिंकिश ब्लूइश हो जाता है, उसके होने की वजह यही है, सर्कुलेशन जैसे स्टॉप हुआ, जो पूरा ब्लड है आपकी पूरी बॉडी में वो पूलिंग करने लग जाता है। जो भी आपका ग्रेविटेशन वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट, चाहे सिर हो, पैर हो, व्हाटएवर, बैक हो, एब्डोमेन हो, वो वहीं पे पूल कर जाएगा और सारी ब्लड वेसल से ब्लड एक्स्ट्रा वेसेट होकर वो वैसे यहाँ पे पूलिंग करने लग जाता है। तो फिर जब आप उसको काटते भी हो तो विदाउट इन द लैक ऑफ सर्कुलेशन एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा पोस्टमार्टम इंजरी में। एंटीमोर्टम में तो मिलेगा जैसा हमारे साथ होता है नॉर्मली, ठीक है। ब्लड स्टेनिंग ऑफ द मार्जिन्स, जहां आपने काटा है, जहां आपने इंजरी दी है, हथौड़े से मारा, कहीं भी मारा, तो आसपास वहां पे रेडनेस नहीं आएगी, वो सिर्फ जिंदा इंसान में आती है, अपन जैसे में कि हाँ, क्योंकि वहां पे फिजियोलॉजिकली रिएक्शन हो रही है इंजरी से। तीसरा ब्रूजिंग, सेम, नील पड़ना, आपने ऑब्जेक्ट से मारा, ब्लड वेसल्स टूटी, एक्स्ट्रावेसेशन हुआ, तब चूंकि एक्स्ट्रावेसेशन नहीं हो रहा तो ब्रूज भी नहीं बनने वाला पोस्टमार्टम इंजरी में, ठीक है। एवर्जन एंड गैपिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, और ये जो भी चीजें हैं ये सब अलाइव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक हैं, डेड टिश्यू के नहीं है, ठीक है। तो ये गैपिंग भी नहीं मिलने वाली। वो जो कई बार होता है ना कि आपने यहाँ काट दिया तो टिश्यू में अपने आप गैप आ जाता है, उसमें नहीं आएगा, वो टिश्यू वैसा का वैसा ही रखा रहेगा ढीला। हाँ, आप उसको गैप मैनुअली कर सकते हो बट वो वैसा स्ट्रेच नहीं करेगा क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो रखी है डेथ के बाद, ठीक है।
वाइटल रिएक्शंस लाइक कोएगुलेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं मिलने वाली। ये एक्चुअली बायोकेमिकल रिएक्शंस है। इसको चेक करने के लिए आप सिंपल सी बात है, उस पूरा जो आसपास का टिश्यू है जो आपको लग रहा है कि यार ये मौत से पहले इसको मारा है या फिर बाद में इंजरी मरने के पहले की ये बात की, तो उस पर्टिकुलर एरिया को सैंपल सेक्शन लो और बायोकेमिस्ट्री में भेज दो विथ जितना टिश्यू आप डीप से निकाल सकते हो। बायोकेमिस्ट्री में ये बता देंगे कि इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही थी या नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये कोएगुलेशन नहीं होगा डेथ के बाद। ये सिर्फ अलाइव प्रॉपर्टीज है। फैक्टर्स वगैरह होते हैं, कोएगुलेटिव फैक्टर्स, फैक्टर एक्सटर्नल साइकिल कौन सी चलती है यार, वो फैक्टर 12, 11, 1, 2, 3, 4 चलती है जो कैस्केट्स, वो सब नहीं आएंगे। और साइंस ऑफ हीलिंग सेम चीज, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना, फाइबर स्कार बनना, ये सब अलाइव वाला साइन है। पोस्टमार्टम लेसरेशन में नहीं होगा। पोस्टमार्टम किसी भी इंजरी में नहीं होगी, ये बेसिक चीज है। तो ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है लेसरेशन का। ठीक है, एज ऑफ लेसरेशन टाइम ऑफ स्ट्रगल बताता है, भाई कितने दिन पहले लड़ा है, कितने दिन पहले लगी है इसको, कितने घंटे पहले लगी है। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेसरेशन विद एब्रेशन एंड ब्रूज। यार ये जो चीज है ना, कई बार अपन टिपिकल एक इंजरी पढ़ रहे हैं लेसरेशन, बट यूजुअली एक से ज्यादा इंजरी लगती है। आप गिर गए तो जरूरी नहीं कि सिर्फ लेसरेशन ही हो, आपको नील भी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा स्क्रैच भी आएगा, सब होगा, है ना, एब्रेशन। तो ये कॉम्बिनेशन में होता है। अब ये होता कि इसमें देख लो एग्जाम्पल, पंच मार रहे आप, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो उसमें आ जाएगा। लातों से मारा तो उसमें सरफेस की वजह से और रेंज ऑफ मोशन की वजह से लेसरेशन, एब्रेशन और ब्रूज तीनों आ सकते हैं। या जहां पे स्किन स्प्लिट नहीं हुई वहां ब्रूज तो बनना ही बनना है। जहां पे हल्का सा भी कांटेक्ट होगा वहां पे एब्रेशन आएगा आपको। स्टॉम्पिंग होती है, भीड़ चढ़ के निकल जाती है ना आपके ऊपर से, स्टॉम्पिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, भीड़ में दब गए, दौड़ भाग होगी, मेले में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में ये 3 टाइप की इंजरी कैरेक्टरिस्टिक इंजरी है। आपसे पूछेंगे ना कि एक्सप्लोजन या कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई भी इंजरी आती है, बॉम्ब ब्लास्ट की इंजरी कैसी होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये 3 है नाम। देयर विल बी लेसरेशन, एब्रेशन एंड ब्रूज, ये तीनों मिलेंगे उसमें। ठीक है, उसकी वजह है, पहला पार्टिकल उछलते हैं ब्लास्ट के बाद, तो वो पार्टिकल से डायरेक्ट इंजरी होती है। ठीक है, अब एयर, क्योंकि ब्लास्टिंग में एयर का प्रेशर आता है इंसान को, इस वजह से फिक जाता है। और कोई ऐसा नहीं, कोई धक्का मारता तो है नहीं उसमें ब्लास्ट के बाद। एयर प्रेशर इतना आता है कि आप वहां से दूर फिक जाते हो, चाहे कितना भी दूर हो, गिर ही जाओगे। तो जब गिरने के बाद उससे सेकेंडरीज इंजरी आती है, तो सेकेंडरीज एब्रेशन और ब्रूज कोई भी हो सकता है। ठीक है, इससे मिलेगा आपको प्लेस ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, जैसे फॉरेन मटेरियल मिल जाते हैं कई बार एब्रेशन इंजरी के अंदर, आप ग्लास लेंस से देखो और उसमें फॉरेन मटेरियल मिल सकता है। इट कैन बी मड, इट कैन बी सैंड, इट कैन बी स्टोन, चिप ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो वो आपको आसपास ग्रास, रूट्स वगैरह, वो एक एरिया बता देते हैं कि यार इसमें ये कहाँ पे लगी होगी इसको। बेसिक सी चीज है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। मैनर ऑफ इंजरी, एक्सीडेंटल, सुसाइडल, रेयर, मतलब होमिसाइडल या इस टाइप से। देखो यार, कोई खुद को जानबूझ के अगर मार रहा है सुसाइडल में, तो वो ढंग से ही मारेगा ना, मतलब ये छोटी मोटी चीजें तो करने से रहा। आप किसी के बैक पे लगी है तो बैक पे आप अप्रोचेबल नहीं हो खुद के, कि आप खुद को इस तरह से बहुत एक हद तक मार लो। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप की इंजरी है, किस बॉडी पार्ट पे लगी हुई है। खुद को मारने वाला अगर किसी को दिखाना होगा ना, तो वो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ करेगा, गर्दन पे काट के बता दो, गर्दन में मारा हुआ कट, या आंख पे काट के दिखाओ, ऐसे करके बता सकता है। कोई नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं होती ना, मरने वाला मर जाएगा वो बात अलग है। बट आप जिसको शो ऑफ करना होता है ना कि यार मेरे को अटेंशन सीकिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी नौटंकियां करनी होती है, वो सब एक्सीडेंट, जो सुसाइडल टाइप की टेंशन से होती है, उनमें वो अप्रोचेबल और नॉन रिस्की पार्ट्स पे ही करेगा। यहाँ अब मैं राइट हैंडेड हूँ, ठीक है, मैं कभी भी ऐसे, देखो वो स्टेट ऑफ इमोशन अलग चीज है ना, उसमें आप खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे ना, तो आप कभी, मैं ये यहाँ नहीं काटूंगा कभी अपने आप को, बिकॉज आई एम राइट हैंडेड, मेरे पास पूरा बॉडी पड़ा इतना सारा, ये बॉडी पार्ट और ये सब चीजें मैनर ऑफ इंजरी बताती है, एक्सीडेंटल, सुसाइडल। अगर मैं तुम्हें मार रहा हूँ, कोई दूसरा पर्सन तुम्हें मार रहा है,
तो फिर उसके मारने के लिए तुम्हारे नॉन एक्सेसिबल या फिर डेंजरस बॉडी पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपका फेस है, आपकी आईज है, ईयर्स, नेक, बैक, ठीक है, इवन जेनाइटल्स वगैरह सब आप खुद पे कभी नहीं करोगे। तो ये बताते हैं कि एक्सीडेंटल इंजरीज हैं, सुसाइडल हैं या होमिसाइडल है। सिंपल। तीसरा हाँ अच्छा, इसमें एक है, जब हम काटते हैं खुद से या लगाते हैं इंजरी तो एक पैटर्न बनता है, एक डायरेक्शन बनती है। मारने वाला आपको ऊपर नीचे हर तरफ मारेगा, सीधी बात है। आप ये तो नहीं खुद को ऐसे करने में लग जाओगे। ये पैटर्न है, तो ये बताता है, इंजरी की डायरेक्शन आपको बता देगी कि किस हेल्प करेगी, किस तरह से मारा हुआ है, या खुद ने मारा है किसी और ने मारा। शेप एंड पैटर्न ऑफ लेसरेशन। शेप वही आ गया, पैटर्न में जैसे चेन। कई बार लोहे की रोड से मारा, जिसमें लोहे की रोड पे ऐसे स्पाइरल ग्रूव्स बने हुए हैं, तो जब मारेंगे ना तो उस पर वो ग्रूव्स के निशान बन जाएंगे। चेन एग्जाम्पल इसीलिए लिखा है, चेन जो साइकिल चेन समझ लो, कोई भी ऐसी चेन है, उससे आप मारोगे तो उसका निशान उसी पैटर्न में बनेगा। तो ये पैटर्न लेसरेशन और एसआई एब्रेजन ब्रूज भी बनता है, पैटर्न ब्रूज मारा तो पूरा डंडे का निशान बन जाता है। दीज आर द शेप। ये 5 मेडिकल लीगल इंपोर्टेंस सवाल वाइवा में पूछ लेते हैं कि यार इसका इंपॉर्टेंस क्या है फोरेंसिक में। आप एज बता सकते हो, आप प्लेस कहाँ पे लगी वो बता सकते हो, मैनर बता सकते हो, मैनर में एक्सीडेंटल सुसाइडल टेंडेंसी, और शेप और पैटर्न बता सकते हो। ठीक है, अब थैंक यू।